कि आप सभी आज यहाँ एकत्रित हुए। पिछले 5 दिनों के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार सरदार निशान सिंह जी और मेरी जिम्मेवारी लगाई गई कि प्रत्येक लोकसभा के संगठन के पोस्ट होल्डर से चर्चा हो। बड़े संक्षेप में 10 की 10 लोकसभा के साथियों से हमने चर्चा करी है और कल से 19 तारीख से 23 तारीख तक पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक हलके के अंदर भी हलका के पदाधिकारियों के साथ हमारे लगाए प्रभारी और जिला अध्यक्ष बैठकों का दौर कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि सभी साथी पहले से भी ज़्यादा हौसले के अंदर और मजबूती से चुनाव प्रचार में उतरे हैं। जो तैयारी नव संकल्प रैली के माध्यम से हमने प्रदेश भर में करी थी, आज साथियों का जोश और उत्साह वो दर्शाता है कि प्रदेश में जहाँ 2019 के अंदर हम लोकसभा में और विधानसभा में गए, उससे ज़्यादा मजबूत कैडर और उसके ज़्यादा मजबूती के साथ कार्यकर्ता चुनाव में उतर चुके हैं। उसी चीज़ को आगे ले जाते हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन आक्रोश यात्रा के साथी रहे, नांगल चौधरी से विधायक रहे, राव बहादुर सिंह जी आज जननायक जनता पार्टी में औपचारिक तौर पर शामिल हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनको पार्टी में शामिल करने का काम करें। वेलकम सर, स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। और जिस तरीके से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पूर्व साथी आज हमारे साथ शामिल हुए हैं, मेरा ये मानना है कि अगले जो 68 दिन से कम का सफ़र लोकसभा की पोलिंग में बचा है, अनेक ऐसे साथी भी जननायक जनता पार्टी में शामिल होंगे जो शायद पहले अलायंस की वजह से ये सोचते हो कि वो विधानसभा सीट या लोकसभा सीट शायद अलायंस में रह जाए। मैं तो ये मानता हूँ हमारा जो लक्ष्य उद्देश्य है वो प्रदेश के अंदर संगठन को सबसे बड़ा वोट शेयर के अंदर संगठन बनाना है और उसके उपरांत 5.5 सालों से सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया और इस दौरान जब फील्ड में गए तो एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया एक अम्बाड़ा के साथी ने कि जी पिछले साल बाढ़ आई थी और जीरी की फसल बर्बाद हो गई थी, आपने मुआवजा भिजवाया, क्या किसान ने जीरी लगानी छोड़ दी? वो तो अगले दिन ही पनीरी लेके आया, बो दी और फल भी उससे डेढ़ा आ गया। तो मैं उस चीज़ से तो एक चीज़ मान चुका कि जो जोश हिसार में साथियों ने दिखाया है और जिस प्रकार से लोकसभा के सभी साथियों ने अपनी बात रखी है और अब विधानसभा की जैसे जैसे मीटिंगें होगी, चौधरी देवीलाल का सिपाही वो किसान है जो पहले भी से भी ज़्यादा मजबूती के साथ अपनी सिंचाई भी करेगा और संगठन की ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। और हमें तो बहुत अच्छा समय लोकसभा की तैयारी के लिए मिल गया। जो 70 दिन का समय मिला है 25 मई तक का, मैं मानता हूँ
प्रदेश के प्रत्येक कोने, प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर को जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचकर संगठन के साथ और मजबूती से जोड़ेगा भी, और पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ उन साथियों को जो पीछे रह गए थे या किसी और विचारधारा से जुड़ गए थे उनको भी वापस लाने का काम करेंगे। वही साथ में नए साथियों को, और खास तौर पर मैं इलेक्शन कमिश्नर की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पीसी सुन रहा था कि युवा बहुत बड़ी संख्या में है, महिलाएं भी लगभग 50% के आसपास की एवरेज वोट शेयर की आ रही, उन संख्या बल को भी हम जोड़ेंगे। और मैं तो आगे जब भी सुझाव पीएसी के अंदर लिए जाएंगे ये भी सुझाव दूंगा कि युवा और महिला को जैसे हमने विधानसभा में प्राथमिकता दी थी, आने वाले भविष्य के लोकसभा के अंदर भी पार्टी इस पे विचार करे कि महिला और युवा का प्रतिनिधित्व प्रदेश के अंदर हमारे संगठन में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। मैं औपचारिक तौर पर राव बहादुर सिंह जी को चाहूँगा कि वो भी अपना व्यक्तित्व रखें, और फिर आपके जो सवाल होंगे उनका भी एक एक करके जवाब। बैठे बैठे करो, बैठे बैठे करो, छोटे बैठे। बहुत ही सम्मान के योग हमारे प्रदेश के अध्यक्ष निशान सिंह जी, बहुत ही ये कहूँ कि हमने तो छोटा सा रूप देखा, और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में, देश में जिस प्रकार का नाम किया और जिस जोश के साथ में लड़ाई लड़ी, हमारे बहुत ही युवा दुष्यंत चौटाला जी, बहुत ही आदरणीय बांगड़ साहब, शर्मा जी, और सभी हमारी पार्टी के मेरे सीनियर साथियों और सभी मीडिया से आए सभी मेरे साथियों, आज आपके बीच में, क्योंकि मैं इस परिवार से कोई आज से नहीं, मैं 1996 से लेकर के और बराबर पार्टी के साथ में 14 तक मैंने काम किया, और 14 तक के इस दौरान मेरा एक छोटा सा रूप था, और उसको लेकर के मैं पार्टी में आया। जिस प्रकार का पार्टी ने, चौधरी देवलाल की पार्टी ने, और मैं ये कहूँ कि आज अजय सिंह चौटाला उन्होंने और पूरे परिवार ने जिस प्रकार का मेरा कद बढ़ाने का काम किया, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अपने आप में कोई राजनीतिक परिवार से नहीं था, कोई बड़े परिवार से नहीं था, मैं एक छोटे से परिवार से पैदा होकर के जिस प्रकार से मैंने पार्टी की सेवा की, और उसका जिस प्रकार से पार्टी ने मुझे मान सम्मान देने का काम किया, और जिस प्रकार से पार्टी ने मुझे 2009 में अपनी सिंबल देकर के, और जिस प्रकार से मुझे नई कांसी चुनसी आपकी नांगड़ चौधरी नई बनी थी, उसमें टिकट दी, और पार्टी ने सारे परिवार ने लग करके और मेरे को बड़े भारी मतों से जिताने का काम किया, और पार्टी की जिस प्रकार से मैंने सेवा की, बल्कि परिस्थितियां ऐसी थी 14 में, क्योंकि हमारे सीरियस नेता कहीं न कहीं केस की वजह से प्रताड़ित थे, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा दुष्यंत जी का और दिग्विजय सिंह का, जिन्होंने जिस प्रकार से मैंने 14 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, और पार्लियामेंट का चुनाव मैंने लड़ा अपना चुनाव मान करके, इन्होंने जिस प्रकार से चुनाव लड़ाने का काम किया, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। बल्कि हिसार में ये चुनाव लड़ रहे थे और मैं भिवानी, दादरी, महेंद्र में से चुनाव लड़ रहा था, बल्कि जब कोई वर्कर आता था तो ये अपने आप में दुष्यंत जी एक बात कहते थे, आप अपनी भिवानी देखने का काम करें, और बिल्कुल ठीक बात है कि ये जिस प्रकार से 14 ज्ञान दी थी, मोदी जी ज्ञान दी थी, उसमें बल्कि बड़े बड़े पेड़ गिर गए थे, और फिर भी हमने अपनी पार्टी का वजूद रखने का काम किया। दुष्यंत जी भी कम ही वोटों से हारे थे, और मैं भी सिर्फ 46,000 वोटों से हारा था। मैं ये कहूं कि मेरी कोई उसमें ताकत थी, परिवार की ताकत थी, ये नौजवान साथी जिस प्रकार से मेरा सहयोग दिया, और मुझे मैं ये कहूं कि चौधरी बंसी लाल की पोती सुरती चौधरी बहुत बड़े परिवार से थी, राजनीतिक परिवार से थी,
लेकिन वो तीसरे नंबर पर रही और मैं दूसरे नंबर पर रह करके कहीं की मामूली सा अंतर से 46,000 वोटों से हारने का मैंने काम किया। लेकिन इनका प्यार मेरे साथ में रहा और प्यार चलते चलते हमारा कोई कसूर नहीं, कहीं न कहीं पूरे परिवार से प्यार था, लेकिन परिस्थितियां बदल गई और उसकी वजह से शायद परिवार में वो तो अपने आप में यही बता सकते हैं, लेकिन परिस्थिति आई उसकी वजह से हम परिवार को किसी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहते थे। पिछले चुनाव में भी मैं अपने आप में चाहता था कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूं, लेकिन परिस्थितियां क्या रही उसकी वजह से मुझे टिकट नहीं मिला और उसकी वजह से मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में अगर एक व्यक्ति ऐसा था जिसने 46,000 मत से पराजित हुआ था और थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ उसको लेकर के, मैं चला तो गया कांग्रेस पार्टी में, लेकिन कहीं न कहीं मुझे बात सदा आखरती थी और मैं पार्टी में कांग्रेस में भी रह करके जिस प्रकार से मैंने पार्टी कांग्रेस को भी पूरी 6-7 साल से उनको उनकी सेवा करने का काम किया। मैं यहाँ भी मेरी आदत थी, जब भी कोई प्रोग्राम होता था उसमें पार्टी की और चाहे आज इस परिवार की मैं सेवा करने का काम यहाँ भी किया और वहां भी जाकर के सच्चे मन से हमने कांग्रेस में सेवा करने का काम किया। हमने बड़ी बड़ी रैलियां भी करवाई, उनका एक मन से सच्चे मन से हमने सहयोग करने का काम किया। लेकिन हमने एक बात देखी कि एक तो ये अपने आप में हमारा ये परिवार था, दुष्यंत सिंह जी था और चाहे दिग्विजय सिंह और चाहे हमारे, मैं ये कहूँ कि वैसे तो खैर अजय सिंह छोटे भाई हमारे, उनकी भी बात करूं, जितनी कोई बात जबान से कह देते हैं उन पे ये खरा उतरने का काम करते हैं। इससे हमारी इस पार्टी में और कांग्रेस में आज मैं इसलिए कांग्रेस को अलविदा कह करके आया। दोस्तों, मैंने एक बात देखी, यहाँ जबान और मेरे ख्याल में एक बार जो जबान कहती उसको खरा उतरते हैं और किसी को झूठी लालच दे करके और जगह जगह कोई नेता बनाने का काम नहीं करते। और मैंने वहां माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के रहनुमाई में काम किया। माननीय मैं ये कहूं कि अपनी बहन मान करके आशा हुड्डा जी के साथ में काम किया, हमने उनको भी प्रोग्राम में लाए। हमारे मैं ये कहूं कि जब एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमें पूरा यकीन था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं कहीं जबान का सच्चा होगा, लेकिन साथियों मुझे फर्क इतना देखने के लिए मिला, एक तो इस परिवार की जबान थी और एक हुड्डा साहब की, वो आदमी को कहीं न कहीं चूस करके, जैसे मैं ये कहूं कि अपने बेर की गुठली को चूस करके और जिस प्रकार से भगाने का काम करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, पूरे हरियाणा प्रदेश में आपको पता लग जाएगा, कोई यहाँ चंडीगढ़ का अगर है तो पूछ लेना। हमने उनकी बहुत भारी सेवा करने का काम किया और उसको लेकर के जब हम नजदीक जाते थे तो एक मैं ये नहीं कहता कि मेरे को ये आश्वासन दिया गया कि हम आपको एमपी का चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। पूरी तौर पर मैंने 3-4 साल जिस प्रकार से मैंने अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया, बल्कि मेरे ख्याल में कईयों को तो पता भी है क्योंकि मेरे प्रोग्रामों में आप जाते भी थे और मैंने जितने बड़े प्रोग्राम किए उसको लेकर के मुझे आश्वासन मिला और मैंने 3-4 साल से बराबर जो हमारी पार्लियामेंट्री के कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी गांव थे, पड़ोसी गांव भी चाहे झज्जर कॉन्स्टिट्यूंसी के थे, चाहे आपके कोसली कॉन्स्टिट्यूंसी के थे। और मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूँ, मैं राजस्थान में जन्मा था, वहां के भी जो नजदीक के गांव थे उनको भी हमने सम्मानित करने का काम किया। हर साल 14 तारीख मकर संक्रांति हम हर साल मनाने का काम करते हैं और हमने हर गांव में जाकर के हर अपनी, चाहे हमारे गांव का जिला पार्षद था, चाहे गांव का ब्लॉक समिति का मेंबर था, सरपंच था, पंच था, लंबड़दार था, चाहे रिटायरमेंट कर्मचारी था, अधिकारी था और चाहे 60 साल का बुजुर्ग था, चाहे मेरी माता बहनें थी, हर व्यक्ति को घर में जाकर के सम्मानित करने का काम किया। और जब आपका नंबर आया तो मेरे ख्याल में मैं ये कहूं कि दोस्तों, आज मेरी बात सुन रहे हो, मैं ये कह सकता हूं कि दुष्यंत आज हमारा नौजवान साथी, हमारा नेता बैठा है, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ आने वाले टाइम में आज न तो बीजेपी के में रहेंगे लोग और न ही कांग्रेस में रहेंगे। आज अगर कोई पार्टी विरोध करेगी
तो हमारी जेजेपी पार्टी करेगी। आप यकीन रखना, आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक एक कांस्टिट्यूंसी में 10-10 एमएलए बनाने का काम कर रखा है। और जब मेरे जैसे आदमी के साथ में इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं, जिनको हमने अपनी उसकी माँ को अपनी बहन मानी, और जब बहन बन जाए तो मेरे ख्याल में दीपेंद्र भी बहन जो बने वो तो, लेकिन जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ में धोखा कर सकते हैं, तो मैं यहाँ के हरियाणा प्रदेश वासियों से एक ही बात करना चाहता हूँ, किसी बहकावे में मत नहीं आना और इस परिवार से बच करके रहना। परिवार अगर असली है तो हमारे चौधरी देवीलाल का परिवार है। इसके साथ में दोस्तों जुड़ करके और तरक्की का रास्ता निकालने का काम करना। जो इस स्कूल में पढ़ करके गया, मैं कह सकता हूं कि हमारे महेंद्रगढ़ में भी, मैं ज्यादा हरियाणा प्रदेश की बात नहीं जानता, लेकिन मैं महेंद्रगढ़ की भी बात करूं तो हमारे इलाके में जितने भी एमएलए बनाए, एमपी बनाए, राज्यसभा के मेंबर बनाए, एचपीसी के मेंबर बनाई, और चाहे कर्मचारी सेल का कोई बनाने का काम किया तो वो चौधरी देवीलाल के परिवार ने किया। ऐसे ऐसे लोगों को बनाने का काम किया जो अपने आप में राजनीतिक में भी सोच नहीं सकते थे। भाई सबसे बड़ी बात मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मेरे जैसे व्यक्ति को जब ये एमएलए बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं, तो नौजवान साथियों मेरी बात कोई सुनता हो तो मैं तो यही कहूंगा कि इस परिवार से जुड़ करके, दुष्यंत से जुड़ करके और एक अगली राजनीति का नया रास्ता निकालने का आप काम करना, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और आज मैं पुनः मेरे सीनियर बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, मेरी पार्टी के सीनियर बैठे हैं, दुष्यंत जी बैठे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं जिस प्रकार से मुझे मान सम्मान दिया और मान सम्मान दे करके मुझे पार्टी में मिलाने का काम किया। मैं पूरी पार्टी का और सभी हमारे जितने भी हमारे प्रदेश के जितने भी जिलों में बैठे उनका भी धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे मान सम्मान देने का काम किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राव बहादुर जी, अभी यहाँ कोई टिकट का कोई वादा हुआ है आपसे? नहीं, मैं टिकट, यहाँ कोई टिकट का वादा नहीं, टिकट का वादा वहाँ था, यहाँ कोई टिकट का वादा नहीं। मुझे अगर ये सिपाही भी बना करके रखेंगे तो सिपाही बन करके रहूंगा। मौजूदा सांसद हैं उनके बारे में आपने कुछ नहीं बताया, उनके काम अच्छे हैं बुरे हैं क्या है? मौजूदा सांसद जिस प्रकार से मोदी जी जिनको अपने आप में बीच में लेकर के आया था, हमारे मौजूदा सांसद ने काम कुछ नहीं किया, एक भी काम नहीं किया, मिलने के लिए भी लोगों के बीच में नहीं रहा। वो तो आप जाकर के लोगों को पूछोगे। मैं जरूर हर साल अपने आप में हर परिवार में जाकर के दुख सुख की बात करता हूँ। मैंने कोई ये तो बड़ा काम तो नहीं किया, लेकिन सम्मान जाकर के मैंने हर गांव में करने का काम। किसकी लहर है आपके इलाके में? मैं तो ये कहूंगा कि हमारी जेजेपी पार्टी की लहर है। कोई और सवाल? सर राव साहब, ये हुड्डा साहब ने किया हुआ था कि आप टिकट देंगे, और आपको तो टिकट आई नहीं है, तो क्या आपको पहले आभास हो गया कि आपकी छुट्टी कर रहे हैं? शायद जब कोई किसी अदालत में जाते हैं, हर अदालत में जाते हैं तो पहले ही मेरे ख्याल पता लग जाता है तेरा वकील कितनी सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे इस बात का अंदेशा हो गया था कि मेरा वकील बिल्कुल कहीं न कहीं बिकाऊ होकर के और मेरे को छोड़ गया और किसी और का साथ दे रहा है। तो जो आप ये कह रहे हैं ये सिर्फ आपके हल्के की है या पूरा प्रदेश में ऐसा होगा, जिस तरह मेरे साथ हुआ वैसा ही सबके साथ होगा, इसलिए सचेत रहने का काम। और किसके साथ नाम तो बताइए। नहीं, मैं तो आप ये मैं थोड़ी बताऊंगा। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाओगे, मेरे महेंद्रगढ़ की बात करूं, विधानसभा की। राव साहब, आपने 10-10 एमएलए वाली बात की थी। हर क्षेत्र में दीपेंद्र ने 10-10 एमएलए संभावित टिकट के नाम पे जोड़ा हुआ था। इसका मतलब कांग्रेस में क्या ऐसा चल रहा है वाकई में कि 10-10 जगह हर जगह उम्मीदवार बना दिया गया? हाँ, बिल्कुल। मैं जो सच्चाई बता रहा हूँ, मैं मेरे जिले की बता रहा हूँ, भिवानी की बता रहा हूँ। क्या मतलब? मैं ये कह रहा हूँ कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 7-7, 8-8 आदमियों को एमएलए बना करके खड़े कर रखे हैं, उनको आश्वासन दे रखा है और उनको ये कह रखा है कि तेरे को लड़ाएंगे, और जब मौका आएगा तो मेरे ख्याल में तो मेरे से समझ जाएंगे सारे, अभी दुष्यंत के साथ में लड़ने का काम करेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस नाम की तो कोई चीज नहीं है। अगर संगठन जब तक ये नहीं बनाए 10 साल में, 10 साल से ये प्रदेश अध्यक्ष तो बढ़ा देते हैं, लेकिन कोई बॉडी इन्होंने गठित करने का काम नहीं किया। जबकि हमारी छोटी पार्टी थी, 5-5.5 साल पहले पार्टी बनी। जिस प्रकार से संगठन बनाने में
इन्होंने मजबूती दिखाने का काम किया। आज कांग्रेस में है क्या? संगठन नाम की कोई चीज नहीं। हर आदमी अपने आप में नेता मानता है। हर आदमी अपने आप में, दीपेंद्र सिंह तो वास्तव में ही कई कईयों को टिकट बांटता है। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा जो राव बहादुर सिंह जी ने भी चीज की। आज वास्तविक में कांग्रेस की ऐसी हालत है, और मेरे ख्याल से प्रेस के साथियों ने भी पिछले कई वर्षों में कई प्रदेश अध्यक्षों से यही बात पूछी है कि संगठन कब आए। जो इनके प्रदेश प्रभारी है, क्या नाम है, बावरिया जी, दीपक जी से ये तो पूछो कि वो तारीख पे तारीख दे जाते हैं, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद संगठन आएगा। मुझे लगता है कि उदय भान जी का फेलियर नहीं है, ये कांग्रेस का फेलियर है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से लेकर अब तक 22 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति वो नहीं करते। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मेहनत होती है कि सरकार बने। सरकार से संगठन नहीं बनते, संगठन से सरकार बनती। और ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस का पतन और खात्मा देश से इसलिए हो रहा है कि आज उनमें आत्मविश्वास नहीं है कि उनके पास संगठन भी खड़ा हो। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, पिछले कई दिनों से हुड्डा साहब ये बयान दे रहे हैं कि ये वोट काटेंगे, वोट काटेंगे। राजनीतिक आदमी की 5 साल की फसल है, और ये तो किसान भी नहीं छोड़ता कि मेरे फसल को पड़ोसी किसान काट ले जाए, वहां भी जेड़ी लेके खड़ा हो जाता है। तो क्या इनेलो को हमारी फसल काटने देंगे? हम कांग्रेस को काटने देंगे? बीजेपी को काटने देंगे? आज एक संगठन के तौर पर जो 5.5 साल में एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करी है, आज खड़े होकर उसकी मेहनत को प्रदेश भर में हम दिखाने का काम करें। और मैं प्रेस के साथियों से भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि बारी बारी चीज लिखी आती है। 2019 के अंदर 3 चुनाव जननायक जनता पार्टी ने लड़े। उपचुनाव जींद का लड़ा जब एक चुनाव चिन्ह था। लोकसभा में 6.25 लाख के आसपास वोट आए थे जब दूसरा चुनाव चिन्ह था। और फिर विधानसभा में 15% वोट मिले, तीसरा चुनाव था। आज तो हमारे पास स्टेबिलिटी है, और ये विश्वास है कि हरियाणा के अंतिम घर तक भी अगले 30 दिनों में हम चाबी को पहुंचाने का काम करेंगे नॉमिनेशन से पहले, और संगठन की ताकत को पूरी तौर पर दिखाएंगे। और जो लोग कहते हो कि चुनाव किसके आगे लड़ेंगे, एक चीज मुझे खुशी है, आज करनाल लोकसभा की मीटिंग थी, सर्वसम्मति से लोगों ने कहा कि मनोहर लाल जी के सामने भी मजबूत कैंडिडेट उतारना चाहिए और मजबूती के साथ करनाल की सीट लड़नी चाहिए। ये उनका जोश है, हौसला है। और हमें भी खुशी है कि 10 की 10 सीटों में एक साथी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैदान छोड़ दे। सबकी ये सोच थी कि अगर मैदान छोड़ दिया तो 90 दिन में दोबारा साथी वापस नहीं आए। मजबूती के साथ इस ताकत को, लड़ाई को आगे ले जाने का काम करो। और मुझे लगता है कि आज राव बहादुर सिंह जी के साथ आने से हमें एक ताकत मिली है, और अब ये दौर अगले 2 महीनों के अंदर प्रदेश भर में चलाएंगे। जहाँ कोई साथी पीछे पिछड़ा हो या रह गया हो उसको भी लाने का काम करेंगे, और नए साथियों को भी जोड़ेंगे। तक पहुंचाएंगे आप, लेकिन सत्ता का ताला जो है वो इस बार आप ही के हाथ में रहे, इसके लिए इस बार ताला भी हम लाएंगे और चाबी भी हमारी लगाएंगे। ये चीज तो मैं अश्योर कर सकता हूँ। जब हम 11 महीने में चुनाव में गए थे, जब मैं ये बात कहता था कि हमारी चाबी ताला खोलेगी, और वो खोला। सरकार तो आज भी बीजेपी बना पाई, मगर उसके बावजूद भी स्टेबिलिटी जो थी 4.5 साल हमारे साथ मिल पाए। मैं तो बेचारे निर्दलियों की सोचता हूँ आज के,
जो 4.5 साल तो ये सोच रहे थे हमारा नंबर आओगा, हमारा नंबर आओगा, और कल के कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद तो ये चीज साफ होगी थारा नंबर को नहीं आवे। आप उनसे तो पूछो। हम तो आज भी हौसले के साथ प्रदेश के हित में कैसे कार्य है उस पर काम करें। और मैंने तो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपके माध्यम से आग्रह किया था नए मुख्यमंत्री से कि आप मुआवजा राशि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले किसान के खाते में ट्रांसफर करने का काम करें। आज कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। आप ये सोचो, जावड़ा वृष्टि हुई थी, फसल बर्बाद हुई थी, वहां अब किसान को 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नई सरकार ये टाइमली डिसीजन नहीं ले पाई कि गिरदावरी की रिपोर्ट पे पैसा सैंक्शन होना चाहिए। देखिए, हल्का वाइज बैठकों के लिए जिला अध्यक्षों को अधिकृत किया गया है, उनके साथ प्रभारी लगाए गए हैं। दोनों पे वो कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करके अपने व्यूज ले आएंगे। मगर जो जिला और राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बुलाए हुए थे हम, उनका विचार यही है कि हमें प्रदेश के सारे चुनाव, क्या जेजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी? ये फैसला जो हमारी 10 लोकसभा की सीटों की रिपोर्ट है, सरदार निशांत सिंह जी को अधिकृत हमने किया है कि पीएससी को दे दे। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फाइनल करेगा उस अनुसार फिर पार्टी के आगे। सर, अमित शाह जी का एक इंटरव्यू, आपने टीवी इंटरव्यू सुना होगा, जज्बा को लेकर के जब सवाल किया गया, उनका कहना था कि हमारा आपस में कोई इस तरीके का झगड़ा नहीं है, बस वो सीट की डिमांड ऐसी कर रहे थे कि हम नहीं दे सकते थे। क्या चीज होगा? मैंने तो सार रैली में ही बड़े क्लियरली बोल दिया था कि हमने महेंद्रगढ़, भिवानी और दूसरी हिसार लोकसभा सीट मांगी थी, उस पे सहमति नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किया और मुझे नहीं लगता उससे अलग कोई बीजेपी के भी साथी ने बोली होगी। पर मैं एक चीज जरूर कि हरियाणा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि हमारा सरकार का गठबंधन था। मुझे लगता है उनने प्रभार नया संभाला है, उनको मनोहर लाल जी से पूछ लेना चाहिए था। अगर सरकार का गठबंधन था तो फिर एनडीए की बैठक में जेजेपी को क्यों बुलाया गया? आज के दिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों एनडीए के अंदर जेजेपी को एक हिस्सा मानते थे? और हमने तो पहले दिन ये निर्णय कर लिया था 12 तारीख को ही कि जननायक जनता पार्टी नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बनेगी, एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। एक ये चर्चा आई है सर कि आपसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने मना कर दिया, उसके बाद फिर सरकार ने चर्चाएं तो पता नहीं क्या क्या आएंगी और क्या क्या रही होंगी और क्या क्या आगे बनाई जाएंगी। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कह देता हूं कि हरियाणा गवर्नमेंट का नेतृत्व मनोहर लाल जी कर रहे थे। जब चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जैसे ही मनोहर लाल जी ने रिजाइन किया, मैंने उसी समय अपना ऑफिस हो, अपना स्टाफ हो, सारा रिलीव कर दिया था। मुझे कोई लालच नहीं था कि हम बैठे रहे या उस सरकार के चिपके रहे, उस कुर्सी के बैठे रहे। 1 मिनट भी नहीं लगाया था और आप सभी साथी दिल्ली थे। और ना आज शौक, अगर कार्यकर्ता मेहनत करेंगे तो हम इससे बड़े नंबर्स के साथ आएंगे, इससे बड़ी पावर के साथ आएंगे। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत पर है। 4.5 साल अगर हमने काम किया तो हरियाणा के हित में काम किया। आज मैं मांग करता हूं, पहले तो मांग भी कोई करने वाला नहीं था। आज किसान की सरसों आ चुकी है मंडी के अंदर। आज नई सरकार से ये निर्णय नहीं हो पाया कि उसको एमएसपी पर खरीदेंगे या 72 पर खरीदेंगे। आज मंडी के अंदर परचेज वेयर हाउसिंग करेगी, फूड सिविल सप्लाईज करेगी, या एफएड करेगी या एफसीआई करेगी। डिपार्टमेंट एलोकेशन में कितना समय लग रहा है। आज मुझे तो पीड़ा होती है देखते हुए कि हमारा जो किसान है वो बेचारा मंडी के अंदर जाएगा भी तो उसको एश्योरेंस नहीं है कि 72 भरपाई में 600 रुपये मिलेंगे या 600 नहीं मिलेंगे, एमएसपी मिलेगी, एमएसपी नहीं मिलेगी।
4.5 साल में हरियाणा प्रदेश के फार्मर को कभी ये चिंता करने की जरूरत नहीं हुई। 4.5 साल हमने प्राथमिकता के तौर पर किसान को समृद्ध बनाया, ताकत दी, और आज खुशी के साथ कहता हूँ 1 लाख करोड़ रुपया जो कोई नहीं कर पाया किसान के खाते में डीबीटी कर दिए थे। और मैं तो चाहूँगा नायब सैनी जी से, मंत्रालय आज के दिन तो क्योंकि किसी को डिवाइड वर्क हुआ ही नहीं उनके पास है, कि आप चंडीगढ़ बैठिए, किसान के बारे में इस पे निर्णय लीजिए। ये हरियाणा भ्रमण से ज़्यादा जरूरी प्रिक्योरमेंट है, और प्रिक्योरमेंट अगर नहीं ढंग से होती तो आप कृषि वर्ग को अंधकार में डालने का काम। नई कैबिनेट को कैसे देखते हैं जो ये मंत्री बनाए गए कल 8 मंत्री? अभी तो परफॉर्मेंस का टाइम ही नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोई निर्णय नहीं लिए जा रहे, और निर्णय लेने का टाइम आएगा विधानसभा के चुनाव आ जाए। इस शॉर्ट स्पैन में किसी को रेट करना मुझे लगता है हमारे लिए बहुत जल्दबाजी हुई। सर आप एनडीए का पार्ट अभी भी है या नहीं, और नहीं, मैंने तो पहले दिन बड़ा क्लियर कर दिया था कि हम नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है और हम एनडीए का पार्ट नहीं है। अनिल भाई, जिस तरीके से मंत्रिमंडल से जो है वो नदारद है, वो मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया, किस तरीके से लेकर उनका क्या भविष्य जो है वो आप देखते हैं कि आप हमारे साथ सीनियर कैबिनेट के साथी रहे हैं, उनका अनुभव बड़ा अच्छा रहा। मेरे तो साथ में बैठा भी करते थे विधानसभा में। अब बीजेपी ने क्यों ये निर्णय लिया इसके ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी करे। मैं तो मानता हूँ कि हमारे साथ साथ एक अनुभवी मंत्री को भी ओहदे से हटना पड़ा। उसका नुकसान होगा आपको लगता है धरातल पे? भारतीय जनता पार्टी आंकलन करे। हमारे संगठन के किसी साथी का मंत्रालय गया है और उसको नुकसान होगा, इस पे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। एक सवाल था सर, अभी आप 3-4 दिन पहले संत कुबीर गए थे, आपने मुलाकात भी की। आप शायद उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, मैं दोबारा रीएट्रेट कर देता हूँ। मेरी उम्र 35 साल है, मनोहर लाल जी 70 साल के थे। हम 4.5 साल बिना कोई कागज फेंके, उल्ट सिट बोले, बड़े अच्छे तरीके से प्रदेश की सरकार को हमने चलाया, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और ये हमारे संस्कार हैं, शायद आपके भी घर में सिखाए हो बड़ों ने कि अगर रिश्ते अच्छे रहे तो किसी का धन्यवाद करना, आभार करना जरूरी होता है। मैं तो सिर्फ संस्कारी तौर पर उनका थैंक यू बोल के आया था, और मुझे लगता है कि उनका जो अनुभव मेरे साथ रहा है, मेरा उनके साथ रहा है, एक दूसरे से हमने बहुत कुछ सीखा। आपने एक बयान भी दिया था पहले, आपने रैली में एक बयान भी दिया था, गात गई खूंटा भी पाड़ ले। तो ये देसी कहावत है, मेरी माँ ने मेरे को सुबह सुबह बोली कि तू तो हट ही रहा था, कईयों को हटा ले गया। और आज मैं रिजल्ट देखता हूँ, हम तो 1 2 3 थे, तीनों ही हट गए। तो इसमें संशय मतभेद तो है ही नहीं कि मैं अगर सरकार से अलग हुआ या गया तो मेरे साथ मनोहर लाल जी भी गए, विद साहब भी गए, और तो और नीचे बेचारे सारे एमओएस भी गए। देखिए, संगठन की कार्रवाई जो भी होनी है संगठनिक तौर पर होगी। नाराजगी तो कईयों की होती है, कई वापिस भी आ जाते हैं। 5 रह गए थे, 2 आ गए, 3 रह गए, 3 में से कोई एक आधा और आ जाएगा, एक आधा चला जाएगा। ये तो राजनीतिक तौर पे आज से 2 महीने पहले मैंने विधानसभा में कह दिया था कि मौसम आ गया, अब कई आएंगे कई जाएंगे। और उनके मंत्री की आस तो पूरी नहीं हुई ना। चलो आप दिलवा दो शपथ। नहीं, मैं कब दिला सकता हूं? सर ये राव बहादुर सिंह ने कहा कि दीपेंद्र जी कई जगह एमएलए बनाते हैं और वो टिकट नहीं मिलते। आपके संपर्क में कुछ और लोग भी हैं पार्टी? नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो शायद इस संशय में हमारे साथ पीछे नहीं आए कि अलायंस में उनकी विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकती है। और अब वो लोग भी स्वराज हैं, वो लोग भी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हम तो आज से ही लोकसभा के चुनाव को विधानसभा का ट्रेलर मान के चलेंगे। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं तो हर स्कूल प्री बोर्ड करवाता है, मॉक एग्ज़ाम लेता है, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव का ट्रेलर ही लोकसभा में तो संगठन निर्णय करेगा। मैं तो आपके सामने एक चीज़ कह सकता हूँ कि हमारे 3 जिले हैं, 9 विधानसभाएं हैं, 3 भिवानी की,
2 दादरी की और 4 महेंद्रगढ़ की। राव बहादुर सिंह जी ने चुनाव भी लड़ा है, 2.5 लाख से ऊपर वोट भी लिए हैं। आगे हल्के की मीटिंगें होंगी, बिल्कुल ये सारी मीटिंगें भी अटेंड करेंगे संगठन के तौर पर, और संगठन में भी जल्दी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से विचार विमर्श कर कोई सामान्य जिम्मेवारी भी इनको हम देने का काम करेंगे। बधाई हो, कौशल निगम की पहली भर्ती होगी। ये तो मेरे ख्याल से पहली बार हुआ होगा किसी संगठन में, जो लोग संगठन छोड़ के गए री एंट्री के अनुसार पहले पद की जिम्मेवारी दी गई, चाहे वो नफे सिंह राठी जी रहे हों पहले, वो भी चौटाला साहब को छोड़ के गए थे और उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, चाहे आज जिम्मेवारी रामपाल माजरा जी की को मिली हो, वो भी छोड़ के गए थे और उनको भी री एंट्री करते ही प्रदेश अध्यक्ष जैसी। मैं तो सोचता हूँ जिन लोगों ने 98 से लेकर तो INLD में काम किया हो, या चौधरी देवीलाल जी के साथ 1966 से काम किया, मैं तो उन लोगों की पीड़ा सोचता हूँ कि उनकी क्या गलती रही या उनमें क्या कमी रही कि वो संगठन के लिए काम करते रहे और संगठन ने उनको जिम्मेवारी ली, और क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कि ऑफर लेटर के साथ साथ अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया। अभय चौटाला जी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, DGP भी कोई उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है, पार्टी निर्णय करेगी। ये तो जिस जैसे ही निर्णय होगा, 1 पे लड़ना है, 5 पे लड़ना, नहीं लड़ना, 10 पे लड़ना है, तो उसके उपरांत ही कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आपको होली के बाद तक डिस्कस करके हम बता सकते हैं। थैंक यू जी।